अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के 2 मराहिल मुकम्मल होने के बाद नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। सोशल मीडिया पर लफ्जी जो जंग है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और नून लीग को घड़ी की टिक टिक की उन्होंने आवाज़ सुनाई और कहा कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिसके जवाब में अज़मा बुखारी साहिबा ने यह कहा कि उफ, हम तो डर गए हैं, यानी कि उनकी जानिब से तंज किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब दिल बड़ा करें, बड़े जो लीडर हैं वो शिकस्त पर रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात ख़राब हुए हैं वो ठीक हो पाएंगे? क्या फिर से नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत में उसी तरह काम करते रहेंगे जिस तरह पहले कर रहे थे, या ये जो लफ्जी जंग हुई है इसके बाद हालात कशीदा हो जाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि नए सूबों से मुतल्लिक कोई बात एजेंडे पर ही नहीं है, यही सिस्टम कामयाब है और आइंदा भी यही चलेगा। वो कहते हैं कि मसला ये है कि आइन पर अमल नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया और इसके हवाले से उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि बड़े मियाँ साहब ने ये कहा है कि जो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बयान आया था उसको नज़रअंदाज किया जाए। क्या मौजूदा दौरे हुकूमत में नए सूबे बन सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि क्या बड़े मियाँ साहब चाहते हैं कि अब मुज़ाहमत नहीं होगी, अब सिर्फ मफाहमत ही होगी? इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक अहम एहतजाज करने जा रही है, जिसके बाद अगला लाएअमल क्या होगा उसका भी ऐलान मुतवक्के है। और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, बानी पीटीआई के इलाज के लिए, उनसे मुलाकातों के लिए कोई हिकमत अमली भी तय हो सकती है और वो अनाउंस भी हो सकती है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे राना साहब, आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है 2 मराहिल मुकम्मल हो गए हैं और उसके बाद नून लीग इस पोजीशन में है कि वो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बयान आ रहा था, सामने चल रहा था कि हम जो काबीना है उसको महदूद रखेंगे, क्योंकि जब काबीना बड़ी होती है, वसाइल ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं होता है। तो ये फ़ैसला कैसा है और हुकूमत आपको आज़ाद कश्मीर में स्मूथली चलती हुई नज़र आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी सीधी सी और साफ सी बात है, हुकूमत तो स्मूथ ही चलेगी। अच्छा, बस हुकूमत होगी, स्मूथ भी होगी, चलेगी भी। अच्छा, लेकिन कितनी चलती है, कैसी चलती है, उसको कौन कितना पसंद करता है, ये उस वक्त में पता चले। मैंने कहा स्मूथ भी होगी, हुकूमत भी होगी। बस इतनी सी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इतना ही होगा। इससे आगे ये कुछ अर्सा बाद, ये जो अभी आपने अपने इंट्रो में ना बड़ी तफसील से बड़ी चीज़ें बयान की, 2-3 चीज़ें मैं आपको इसमें बड़ा वाज़ेह करता हूँ जी। एक तरफ मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमें हदायत मिली है कि हमने जवाब नहीं देना, नज़रअंदाज करना जी। दूसरी तरफ तल्ले मिनता 2 दिन तो जारी है, बड़े तल्ले मिनता। किसकी तरफ से? इसी जमात की तरफ से। एक जमात की तरफ से या दोनों की तरफ से? दोनों की तरफ से। अच्छा, तल्ले मिनते जारी हैं, जनाब कुछ ले लें कुछ छोड़ दें। अच्छा जनाब, तो आपकी मेहरबानी। चलो मुझे एक बात बताएं, इग्नोर कर दिया उन्होंने, कहा मोहसिन नकवी साहब की बात को इग्नोर कर दें। मोहसिन नकवी साहब कौन है इस हुकूमत में? कौन है वो? वज़ीर दाखिला। अलीम खान साहब कौन है? वज़ीर हैं वो भी। मुस्तफ़ा कमाल कौन है? वो भी वज़ीर हैं। कभी आपने सुना है आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसे आपने सुना है कि वज़ीर आज़म साहब की मर्ज़ी के बग़ैर या उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुल डुल के कोई बयान आ जाए, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाए, यानी अवामियत में
वज़रा की तरफ से, और फिर वो वज़रा भी अपनी सीटों पे रहे और धड़ल्ले से रहे। कभी ऐसा मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये शोशा छोड़ा गया और वज़ीर आज़म, ये हो ही नहीं सकता कि वज़ीर आज़म के इल्म में ना हो। तो इसका मतलब है मियाँ बड़े मियाँ साहब के इल्म में नहीं था, पता नहीं अब ये तो फिर इसका मतलब है ख्वाजा आसफ साहब के इल्म में नहीं था। ख्वाजा आसफ साहब का जो बयान है कि फिर हमें तो छोड़ देना, घर चला जाना चाहिए। मैं तो आज सारा दिन ढूंढता रहा कि कौन कौन घर जाता है। मैं तो आज सारा दिन ढूंढता रहा कि मैं देखूं तो सही कि किस में कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है जो कल जिन्होंने कहते ना भैड़ियां बुढ़ियां तरह मेने मारते सन तहरीक इंसाफ में, कभी किसी को कभी किसी को। आज तो इम्तिहान था दो सियासी जमातों का। वो कहते जनाब हम जा रहे हैं, एक सियासी जमात कहती जनाब हम छोड़ रहे हैं ही नहीं होते, या नहीं भी छोड़ रहे आओ हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाओ, और दूसरी सियासी जमात कहती जनाब फैसला होगा अगर हमारी हुकूमत पर हमारे अंदर से अदम एतमाद हो गया है तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए, या उसे निकाल देना चाहिए या हमें छोड़ देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि फिर मौलाना साहब ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब को पता था तो शहबाज साहब ने किससे छुपाया? अगर मौलाना साहब की बात को वो कहते शोशा छोड़ा गया, बस ये जो हालात हैं उनको जो है पीछे करने के बिल्कुल जो शोशा नहीं छोड़ा गया। आपको बता रहा हूँ कि मैं ख़बर दे रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा। अक्सर आप लिख लेते हैं फिर आप बाद में भूल जाते हैं जब हमारी खबर दुरुस्त होती है ना। मैं उसका क्रेडिट फौरी देता हूँ राना साहब, आगाज़ में ही देता। मैंने आपसे कहा था पीपल्स पार्टी नून लीग की सुलह नहीं होगी जी, और आज भी कुछ लोग कह रहे हैं सुलह होगी, नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। सुलह होगी होती तो आज साकिब साहब खबर देते जनाब जजिस के आर्डर हो गए हैं, आज साकिब साहब खबर देते फलां भी हो गया है। जो ट्विटर पे कह रहे हैं उसकी बजाय ये खबर देते नहीं है ना। अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो इस वक्त तक, घंटे बाद हो जाए कोई और बात है। उसकी बात है बड़ी सीधी साफ क्लियर। तरमीम पे दोनों अपने अपनी जगह मान गए हैं। ये नए सूबों पे या 28वीं तरमीम पे? 28वीं तरमीम च की होना है कि क्रिकेट का मैच जरा वाइट बॉल ना लोवे, वो तो हो रहा नहीं होना। 28वीं तरमीम में है क्या? इंतजामी यूनिट नए सूबे ही है ना, NFC भी, NFC ओ भाई वो सी सारी चीजें आनी है। 28वीं तरमीम में ये तो नहीं होना जनाब कि आमदा रेड़िया रख दो, तो ये जो आलू सस्ते कर दो। राना साहब कह रहे हैं झंडे पे ही नहीं है, और राना साहब को जिन्होंने झंडे पे लाना, राना साहब मेरे लिए, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, इसलिए मैं उनकी कदर करता हूँ कि वो एक वर्कर सियासी लीडर है, हमेशा खड़े होते हैं जिस सियासी जमात के साथ भी मैं करता हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है, इन लोगों ने दोनों सियासी जमातों ने खां कर दी है। इनमें से एक जमात के पास भी तहरीक इंसाफ जितना हौसला नहीं है। करे ना हौसला उतना, खाएं उतनी मार, करें उस तरह। आप अक्सर ना हम बैठ के तजिया कर देते हैं, मेरा भाई साका भी मुझे अक्सर कह देता है, आप भी कह देते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी, KPK में जलसा कर लेगी, क्या होगा? और भाई वो KPK में जलसा कर रहे हैं ना, कहे नून लीग को उतना बड़ा जलसा पंजाब में करके दिखाए, क्यों नहीं कर रहे? कहे पीपल्स पार्टी को उतना बड़ा जलसा सिंध में करके दिखाए, क्यों नहीं कर रहे? भाई अवाम होती है तो जलसे होते हैं, अवाम साथ होती है। अब अलीमा खान निकली है, अवाम नहीं निकली, ये निकाल के दिखाए ना। अलीमा खान मियाँ वाली आई है तो तुसी नाल ही वापस भेजती है। साकिब साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मामलात हैं ये कोई हल होंगे नहीं होंगे? जैसे राना साहब अभी कह रहे थे कि जो जजिस के वाला मामला है ये ऐवान सदर में अभी तक लटका हुआ है, फंसा हुआ है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इस पर भी कमेंट कर दें। दूसरा, नून लीग अब मफाहमत चाहती है, मुज़ाहमत किसी सूरत नहीं चाहती है। बड़े मियाँ साहब बहुत क्लियर है। अच्छा हमजा साहब, ये जो जजेस वाला मामला है, 4 हाई कोर्ट्स लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान में 20 और 21 जुलाई को जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने मंजूरी दी, सिफारिश की थी कि इनको जज तैनात कर दिया जाए। अब वो मामला जो है वो वज़ीर आज़म ने सदर को भेजा कि आप इनके हवाले से मंजूरी दे दें, फिर वजारत कानून ने उसका नोटिफिकेशन करना था और उनके पास ओथ होना था और उन्होंने काम शुरू कर देना था। और ये मामला 27वीं आईनी तरमीम के बाद भी कोई जज अगर तैनात हुआ है इस तरह तो वो बड़ा स्मूथली होता है, समरी जाती है और वापस आ जाती है 2-3 दिनों में, कोई गैर मामूली नहीं होता। अब की बार तकरीबन इस वक्त 14-15 दिन हो गए हैं, वो समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के पास पड़ी हुई है और उस पे वो कोई एक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और जो आइन का आर्टिकल है 175 जिसमें ये जजेस की तैनाती का तरीकाकार लिखा गया है,
उसमें यही लिखा गया है कि जो जुडिशल कमीशन है वो अपॉइंटमेंट जो जजेस की है उसके हवाले से सारा प्रोसीजर करेगा। जो नॉमिनेशन आएगी, वोटिंग होगी और उसके बाद उनकी सिफारिश पे नाम फॉरवर्ड होगा वज़ीर आज़म के ज़रिए सदर को, और फिर सदर उनको अपॉइंट करेंगे, ये लिखा हुआ है। अच्छा, पहले ये होता था कि उसमें 14 दिन का मुख्तलिफ जो है लिखा हुआ था, खासतौर जजेस वाले मामले में नहीं। अब जो है वो नहीं लिखा हुआ कि टाइम फ्रेम नहीं है कि 14 दिन 10 दिन या इतने में अगर नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है बन गई है। आइन का आर्टिकल जो 48 है वो भी ये लिखता है कि जो सदर है उसके पास इख्तियार है, उसने अपना इख्तियार जो है वो फेयर तरीके से, शफाफ तरीके से इस्तेमाल करना है। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है, और ये मैं समझता हूँ जो हुकूमत वक़्त है उसके, अगरचे हुकूमत वक़्त में इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन हुकूमत वक़्त यानी कि शहबाज हुकूमत और जो ऐवान सदर है उसके दरमियान एक फड्डा जो है वो बन चुका है, और उसमें सदर साहब लेकर बैठ गए हैं। और उसमें ये हमारे ज़राए बताते हैं कि उनके तक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, इस वजह से ये मामला जो है हुआ है। अब दो ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि सदर मुमलिकत हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रात गए नोटिफिकेशन आ जाए, कल जो है वो ये जजेस जो है वो हलफ उठा लें, मामला चल पड़े, स्मूथली हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हुकूमत जिसके हवाले से सोच रही है कि इस मामले को वफाकी आईनी अदालत लेकर जाएं कि आप 175 जो आइन का आर्टिकल है उसकी तशरीह कर दें कि सदर मुमलिकत ने क्या करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये एक इबहाम सा आप ये भी कह सकते हैं 27वीं आईनी तरमीम में रह गया था, और इसकी वजह से पेशावर और सिंध के कुछ जजेस जो एडिशनल जजेस थे कंफर्म हुए या उनको एक्सटेंशन दी गई, तो उनके नोटिफिकेशन भी रुके हुए हैं, और अब नोटिफिकेशन ना होने से वो काम भी उनका रुक गया है। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है, और शहबाज हुकूमत और ऐवान सदर के दरमियान ये एक अजीब सी सूरत हाल लग ऐसे रहा है कि मामला वफाकी आईनी अदालत जाएगा, और फिर देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है। दूसरा जो आप, और इसी के साथ आप लिंक कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बयानात आ रहे हैं और सख्त बयानात, और वो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू और सारी चीज़ें, वो भी आप कहीं ना कहीं इसमें लिंक कर सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा जो नवाज शरीफ साहब और नून लीग की जो पॉलिसी है, अगर हमजा साहब आप देखें नून लीग की 2024 में जो इलेक्शन 2008 फरवरी के हुए, तो जब एक हुकूमत की बुनियाद कमज़ोर हो तो फिर उसके फैसलों में भी वो कमज़ोरी आपको कहीं ना कहीं नज़र आती रहती है, और वो आपने देख लिया पिछले एक हफ्ते में। आप राना सनाउल्लाह साहब के, इवन ख्वाजा आसिफ साहब के, फिर नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट जो कल आया है, पहले ये कहा गया कि उन्होंने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं, फिर कल आया कि आप जो है वो जो वज़ीर दाखिला है उनके हवाले से रोक दिया गया है कि कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं देंगे। तो मैंने बात की कि 8 फरवरी इलेक्शंस बुनियाद थी 2024 के, वो कमज़ोर हुकूमत जिस पे नून लीग के अंदर भी एक मुख्तलिफ राय पाई जाती थी, कुछ कह रहे थे कि हम हुकूमत में ना जाएं और कुछ कह रहे थे जाएं, फिर गए, फिर जो वजारत आला पंजाब की भी, मरकज़ की भी आ गई, फिर आपने देखा पै दर पे जो चीज़ें आप कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये बात की कि जब आप कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं तो एक लेवल आता है कि फिर आपकी सिचुएशन ऐसी बन जाती है। उन्होंने सवाल किया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी काबीना के जो वजीर हैं उन्होंने ये बात की है, तो हम क्या समझें ये काबीना का मौक़िफ़ है, हम क्या समझें कि शहबाज हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। तो उस तनाजुर में उन्होंने बात की कि आप कमज़ोर हो जाते हैं। फिर आप देखें 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, और ख़ास तौर पर इस सारे तनाजुर में इमरान खान साहब और पीटीआई को दीवार से लगी हुई है। अब मैं ये नहीं कहता कि लगी हुई है, फिलहाल उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। यानी कि जो शहबाज हुकूमत है उसको 8 फरवरी 2024 से लेकर अब तक उस लेवल की अपोजिशन नहीं है। अगर थी भी, उनके एहतजाज थे भी, तो उनको हैंडल किया गया। तो इस सारे सिनेरियो के बावजूद भी डिलीवरी ना होना मेरे ख्याल में इस सारे सिचुएशन का जो इशू का सबब जो है वो बना है, और कमजोरी की वजह से कि आप गवर्नेंस जो है उसको एक अहम इशू समझ रहे हैं, जिसकी वजह से ही आगे सिचुएशन यहां तक है। हम यहां पर जी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नून लीग को घड़ी की टिक टिक सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है वफाकी हुकूमत की। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी बात कर रहे हैं, जबकि नून लीग के जो रहनुमा है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ ही रहेगी, उसी तनख्वाह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही होगी और ये सारे मामला सेटल हो जाएंगे। एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो तीसरा मरहला भी ख़त्म हो जाएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि नए सूबों से मुतल्लिक कोई बात एजेंडे पर नहीं है। सारी सूरत हाल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद शेर अली साहब, ये जो मामला है बिलावल साहब टिक टिक सुना रहे हैं घड़ी की आपको और कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सर आप क्या समझते हैं कि वाकई उल्टी गिनती शुरू हो सकती है? पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि उल्टी गिनती शुरू हो जाए या पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के बाद उसी तरह जिस तरह पहले नून लीग के साथ चल रही है वैसे ही चलेगी? देखें जी, एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे भी। जाहिर है जीबी में भी इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी एक दूसरे के जो अपना अपना हर पार्टी का मैनिफेस्टो है, बिलावल साहब अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ चले, हम अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ चले और अल्लाह के फजलो करम से आज़ाद कश्मीर में हमें विक्ट्री हुई और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सफाया किया है और लोगों ने वोट दिए वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव है, उन्होंने अपना नैरेटिव पीएमएलएन को रगड़ने में रखा और पीएमएलएन ने अपना नैरेटिव डेवलपमेंट पे रखा और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और लोगों ने उसके ऊपर हमें वोट दिया। तो ठीक है, ये नवाज शरीफ साहब ने भी बिलावल साहब को कहा था कि नोक-झोंक जरूर होनी चाहिए और एक इसमें नोक-झोंक होती भी है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो ठीक है, पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक चली और हार जीत होती है और हार को बर्दाश्त करना चाहिए। जीपी में हमने मुबारकबाद दी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी, तो यही गुड जेस्चर होता है जमहूरियत में। और वो ठीक है, टिकटिकी लगाएं जो भी लगाएं, वो उनका एक अपना निज़ाम है। और लेकिन कश्मीर में उनकी टिकटिकी लगी और कश्मीर में हमें वोट मिले और हम कामयाब हुए और हम इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन जो अपना नैरेटिव है वो कश्मीर में लेकर चलेगी और हम इंशाअल्लाह कश्मीर में एक नई सुबह को रोशन करेंगे। वहाँ पे तो देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर उनके हैं, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी उनके हैं, तमाम इंतजामिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो हारने के बाद आप धांधली के इल्जाम लगाना तो ये मुनासिब नहीं है। मैं कोटली में खुद मौजूद था। पीपल्स पार्टी सिंध के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो खुद तशरीफ लाए और डेथ स्क्वाड की 40 गाड़ियाँ सिंध गवर्नमेंट की, सिंध के लोगों की जो गाड़ियाँ थी सिंध हुकूमत की, वो 40 गाड़ियाँ वहाँ पे जीबी में कोटली के वो ये कश्मीर में कोटली में आई। मैंने डीसी राजा साहब हैं, उनसे पूछने मेरी तलब कलामी हुई और मैंने कहा ये कैसे बदमाशी कर सकते हैं। उसके बाद वो इंटीरियर मिनिस्टर सिंध हमारे राजा रियासत साहब के पोलिंग स्टेशन पे गए चौधरी यासीन साहब की तरफ से जी, और वहाँ पर उनसे पोलिंग रुकवाई। मैंने फिर डीसी को फोन किया, मैंने फिर जो उसके साथ जुबान इस्तेमाल कर सकता था उन्होंने फिर मुझे 5 मिनट के बाद किया जी कि हमने कॉन्फिस्केट कर ली उनकी तमाम सिंध गवर्नमेंट की व्हीकल्स। आप इस हद तक वहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए तो मैं यही बिलावल साहब को समझा रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पर ना सिर्फ बदमाशी करने आए, फिर सिरोही की अवाम के ने फिर उसका बदला लिया और राजा रियासत ने इनके जो चौधरी यासीन थे आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर, उनको 5000 वोट से हराया। तो ये ठीक चलें, मैंने इसका आबिद भाई इसका जवाब ले लेते हैं ना सहर कामरान साहब से। मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूँ तो ग्राउंड रियलिटी है, ये पूछ लेते हैं। अगर इसको कंफर्म करना है आप डीसी कोटली को फोन करें और उनसे पूछे जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल पूछ लेते हैं जी। सहर कामरान साहब, आबिद शेर साहब कहते हैं वो ग्राउंड में मौजूद थे, मौके पे मौजूद थे, आपकी पीपल्स पार्टी के लोग आए,
सारा कुछ इसी तरह किया, जो वो बता रहे हैं आप भी सुन रही हैं। तो एक तो ये बता दीजिएगा ऐसा हुआ, और दूसरा क्या पीपल्स पार्टी अब दोबारा फिर पुरानी तरह पे काम करेगी, या जो बिलावल साहब ने टिक टिक का है वो वाकई होगी? देखिए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हम अपने फैसले खुद करते हैं, ना मेरी काबीना का हिस्सा है, ना हमें इनसे कोई जो है ना खसूसी मराहत चाहिए। अब जो ये कहानी सुना रहे हैं, अगर उसमें कोई हकीकत थी तो क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल उन्होंने उसकी इत्तला दी होगी, कोई प्रूफ दिए होंगे? हमने तो इनकी धांधली के एविडेंसेस दिए हैं, हमने इनकी धांधली के जो है वीडियो प्रूफ भी दिए हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिए हैं। ठीक है, ये कहते हैं, अभी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये जो है इक्का दुक्का वाक़या होते रहते हैं। हमारे 2 कारकुन शहीद हो गए, हमारे MNA सलाहुद्दीन जुनेजो को गोली लगी, आपने जो है प्री पोल रिगिंग से लेके ड्यूरिंग पोल रिगिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। कहते गिलगित बल्तिस्तान पे हमने मुबारकबाद दी थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी वजीर आजम ने मुबारकबाद दी, तो जो वजीर आजम के पैरों से कारपेट खींचना चाहते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जी किसी भी तरीके से जो है रिजल्ट रोके जाए, रिजल्ट अनाउंस ना हो जाए, कोई गड़बड़ कर ले। फिर कौन कारपेट खींचना चाहता है सार साहब, ये क्लियर कर दीजिएगा साथ साथ। मैं दखल नहीं देती, थोड़ा तहम्मुल करें, ठीक है। तो ये है कि ये तो वज़ीर आज़म को पता लग गया कि जी आगे बजट भी है और कितना जो है पीपल्स पार्टी के साथ ये इस तरीके की जो वारदातें कर सकते हैं। फिर जो है इनको पता चला कि जी अब हम ये इसके अंदर मजीद करिश्मा साजी ना करें, करिश्मे तो बहुत हुए वहाँ पे। इसी तरीके से इनकी 2 जो क्या नाम है वफाकी वजीर, जितना उन्होंने कश्मीर जैसे हसास इशू को मुतनाज़ा बनाया, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिस तरीके से इन्होंने जो है कश्मीर के ऊपर अपनी ज़ाती मफादात के लिए गंदी सियासत की, यानी और उस पर नज़ामत भी नहीं है। राना सनाउल्लाह ने तनाज़ा खड़ा किया ये कह के कि 10 सीटें जेब में रख के चलते, तो ये तो माइंडसेट था ना। फिर जिस तरीके से जो है फेजेस में इलेक्शन हुए, हमें कहा गया कि जी इलेक्शन जो है वो फेजेस में सिक्योरिटी रीजन के बाद की वजह से होते हैं, फिर फेजेस में भी सिक्योरिटी ना हो सकी, कहीं पे जो है वो पोलिंग एजेंट ना पहुंचे, कहीं पोलिंग का सामान ना पहुंचा, कहीं पे वोटर्स को दाखिल होने नहीं दिया, कहीं पे फायरिंग कर दी। फिर ये कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत थी। बिल्कुल आपकी हुकूमत थी जब पनामा लीक्स आई थी, आज भी आपकी हुकूमत है जब 2 वफाकी वजीर जो है दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं आपकी काबीना के, जब 2 वफाकी वजीर जो है बता रहे हैं सिस्टम जो है वो ढह गया है, जब 2 वफाकी वजीर जो है वो, हम कल 5 अगस्त है, ठीक है, हम यौम इस्तिसाल कश्मीर ऑब्जर्व करते थे, दुनिया भर में बताते थे कि कश्मीर के साथ क्या इस्तिसाल हुआ है। नहीं, आपके सहर साहिबा सवाल ले लीजिएगा कि अगर सारा कुछ आपके खिलाफ हो रहा है तो बिलावल साहब ये क्यों कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जो है वो घड़ी की टिक टिक उनको सुना रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है? फिर तो आप लोगों की उल्टी गिनती लग रही है। बिल्कुल, गिनती जो है ना उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी इनका बोझ नहीं उठाएगी। अब ये जो हमारे बगैर कोरम पूरा नहीं कर सकते, हमने साथ दिया हुकूमत बनाने में, क्योंकि हमने जमहूरी निज़ाम के लिए कुर्बानियां दी, क्योंकि हम जमहूरी निज़ाम का तसल्सल चाहते थे। मगर ये वो जमात है जिसको 2008 में काबीना का हिस्सा बनाओ तो एक काला कोट पहन के अदालत चली जाती है, जिसके साथ 2015 में बिल्कुल हर चीज में ताउन करो तो ये एक बयान के बाद जो है मीटिंग तयशुदा कैंसिल कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो आबिद शेर अली साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। ये बताइएगा, एक तो वो रिबट कर रहे हैं आपके जो एलिगेशन जो आपकी जानिब से बात की गई आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। दूसरा सर, ये बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन पीपल्स पार्टी ने भी आपको टारगेट किया हुआ है, तो फिर जो सवाल आता है कि आपके जो वज़ीर थे काबीना के, उन्होंने बात की और उस पर जो है वो रद्द-ए-अमल देने से नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया। तो सर सवाल ये है मेरा कि आपको लगता है कि कोई सेकंड ऑप्शन आपने ज़हन में रखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी अगर जिस तरह कह रहे हैं बिलावल साहब, वो अगर कोई आपको टफ टाइम देते हैं, या वो जिस तरह कह रहे हैं कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या हुकूमत से वो अलग होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी आपके ज़हन में है कि कैसे फिर निज़ाम ये चलेगा? देखिए जी, ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी का राइट है, करें ऑपोजिशन। हमने इनको कब मना किया कि ना करें? बिल्कुल इनको करनी चाहिए, बिल्कुल ये जोर धड़ाके से करें। लेकिन खैर कामरान साहब पढ़ी लिखी हैं,
तहजीब के दायरे में बात करते हैं। बात मैं भी बड़ी सख्त कर सकता हूँ, लेकिन आपका लिहाज करता हूँ। मैं अगर आप वजीर आजम लगी हैं, वो शहबाज शरीफ साहब सबके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और एक तहजीब के दायरे में उनका नाम लेना चाहिए। मैं अगर दरदारी करूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। पुराने माहौल से आप निकल आए हैं, आप सुलझाओ की तरफ जाएं। आपने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को कैसे भेजा आजाद कश्मीर में फायरिंग करने के लिए? वो किस अथॉरिटी के तहत वो पोलिंग स्टेशन के अंदर सिंध के गुंडे जो पुलिस के लेकर आया था, वो किसके तहत गया, किस लॉ के तहत वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाता है? ये मुझे बताएं। वो कोई पोलिंग एजेंट था आपका इंटीरियर मिनिस्टर? क्या वो इलेक्शन कमीशन का एजेंट था जो उधर गया? वो उसके बाद फायरिंग करवा के निकला, उसने वो पोलिंग रुकवाई हमारी उस राजा रियासत की वहाँ पे, फिर उसको वहाँ से निकलवाया, वो नकियाल चला गया, नकियाल जाके उसने फायरिंग करवाई। आपने तो कत्लो गारत का एक मंसूबा, अजीम मंसूबा बनाया हुआ था, लेकिन लोगों ने आप लोगों को वोट की ताकत से हराया। आपको लोने दोने से आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं मिलेगी। अगर आपको आजाद कश्मीर की हुकूमत मिलती तो आपने सबबाद कहना था। अगर आजाद कश्मीर की हुकूमत आपको दे देते तो आप सब कुछ ठीक थे। तो ये हुकूमत आपको लोगों ने देनी थी, हमने थोड़ी देनी थी। सीबी में चले आपको हमने फैसिलिटेट कर दिया, ले लीजिए, आपने गवर्नमेंट आपको दे दी तो आप बिल्कुल करें। आपको आप अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते, आप अपने सिंध के लोगों का बोझ नहीं उठा सकते, आप कराची के लोगों को पानी नहीं देते पीने का, आप उनको नहाने का पानी नहीं देते। आपने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 17 सालों में। आप ऐसी तलकीकी वाली बातें ना करें मेरे से। बेहतर है कि आप मेरिट पे बात करें। धांधली का कौन सा सबूत दे दिया आपने? आप आगे धांधली आप जीते तो सत्य कह रहे कि आप अपने वोट की ताकत से जीते। अगर आगे तो जी धांधली होगी। आपने एक रट्टा लगा लिया है, रट्टों से गवर्नमेंट नहीं मिलेगी आप लोगों को। आपको कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत मिलेगी। कारकर्दगी आपकी जीरो थी। आप अपना नैरेटिव नून लीग को गालियां देते। आबद शेर अली साहब, अभी आपने कहा कि हमने आपको फैसिलिटेट किया उधर गिलगित बल्तिस्तान में, क्या इनकी हुकूमत नहीं बनती थी? आपने जो इनको फैसिलिटेट किया बनाई है ना जी। हमने जब जमहूरियत को चलाना है तो कॉल इनके कि ये बोझ उठाते हैं, ये इनकी पार्टी के मामला का, ये ऑपोजिशन में बैठ गई। हमने इनको कब मना किया? करे ऑपोजिशन बैठ के करे, अवाम की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, इनको क्यों नहीं करते? हमने तो नहीं इनको मना किया हुआ, लेकिन ये गलत तरीके से आप लोगों को झूठ बोलते हैं कि आप जहाँ पे इसका मतलब कश्मीर में जीते हैं तो वो आप धांधली से जीते हैं, वो भी तो वोटों से जीते हैं। वहाँ पे इलेक्शन ठीक हो गया जहाँ पे आप जीत गए, जहाँ पे आप हार जाते हैं आप कहते हैं धांधली होगी। कैसे लोग हैं आप? कैसे आप गुफ्तगू करते हैं? नहीं, ये देखें, ये कोई तरीका कार है जिन चार। अच्छा, सहर कामरान साहिबा, आबिद शेर अली साहब ये कह रहे हैं कि जहां पर आपकी गवर्नमेंट बनती है वहां पर तो इलेक्शन ठीक होते हैं, जहां पर गवर्नमेंट नहीं बनती है वहां पर इलेक्शन ठीक नहीं होते हैं। दूसरा सवाल जो हम पीपल्स पार्टी के हर रहनुमा से जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर ये लोग फॉर्म 47 के हैं तो फिर जरदारी साहब और चेयरमैन सेनेट साहब भी तो फॉर्म 47 के हुए, इनके वोट्स हैं। और दूसरा तीसरा उन्होंने कहा है कि आप अपोजिशन में बैठे हैं तो ऐलान करें फिर अपोजिशन का। बात ये है राना नजीम साहब, ये जो बात कर रहे हैं इन्होंने फैसिलिटेट किया। भाई सीटें हमने जीती, आपने क्या फैसिलिटेट किया? आपकी वहाँ पे ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे कहते मैंने वजीर आजम कहा तो वो शायद इखलाक से गिरा हुआ लफ्ज है। ये जो बदमाशी कर रहे हैं ये शायद जो है ना बहुत बाइखलाक वर्ड लफ्ज है। तो वहाँ पर ये नहीं चली इनकी जिसका ये जिक्र कर रहे हैं बदमाशी। बात यह है कि चूंकि यहाँ पर ये जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अब भाई जब कश्मीर पूरा पंजाब डूबा हुआ था तो वजीर आला पंजाब जो है वो पंजाब से लाई हुई बसें अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें और बैनर लगा के वहां पर लेकर आई थी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के तौर पर। ठीक है, तो बात यह है कि इनको आज याद आया इन्होंने कश्मीर डेवलप करना है। कश्मीर के अंदर अगर किसी ने तामीर नौ की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर जो है गिलगित बल्तिस्तान को कानून साज असेंबली दी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को हकूक दिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।
अगर डेवलपमेंट फंड दिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन्होंने तो मंसूबे जीबी के बीच में छोड़े, ये तो सारा जो है CPAC का पैसा ले गया पंजाब में। बात ये है, आप कहते हैं जी ना लाहौर पंजाब है, बारिशों में कली खुल के तोड़ने थी, ना लाहौर पंजाब है, ना जो है रायविंड लाहौर है, ठीक है। ये जो डिफेंस की वीडियोस जो है सर्कुलेट हो रही थी, राबी पीरजादा ने भी एक वीडियो पे जो अरबों में लगा के आप लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया वो फेल हो गया। आपकी सड़कों जिनके ऊपर आपने अरबों खरबों लगाए वो फेल हो गए, ठीक है। तो बात ये है कि मैं तो कभी कुदरती आफात पे बात नहीं करती, लेकिन ये लोग जिस तरह से सिंध पे बात करते हैं, देखिए इस वक्त अगर जदीद तरीन फ्री ऑफ द कॉस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है तो सिंध में है। अगर थर्ड से कोयले से हम बिजली बना के दे रहे हैं वफाक को, नेशनल ग्रिड को, तो वो पंजाब को भी वो सिंध दे रहा है। अगर जो है हम 70% गैस की जरूरियात सिंध से पूरी कर रहे हैं, हम फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, माइग्रेशन पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से सिंध में होती है रोजगार की तलाश में। और जब सिंध के मंसूबे होते हैं, ये कहते हैं जी यहाँ पे जो भी फंडिंग है, जो कर्जे हैं वो आप ले, वफाक का पैसा ले, आप पंजाब में लगा दें। जब सिंध की बात आती है तो आप कहते हैं जी सुपर हाईवे का नाम मोटरवे रख दो, ठीक है। वहां पे मोटरवे के लिए जो है वो सक्कर से कराची तक फंड नहीं रखे जाते तो ऐसे कि वो आपको नजर ना आए, 10-10 साल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, A4 का मंसूबा वो कंप्लीट ना हो। तो देखिए बात ये वफाक जो ना उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक सूबा नहीं है। ये जिस किस्म की ये लोग सियासत कर रहे हैं और जिस किस्म की आजकल गुफ्तगू हो रही है ब्लो द बेल्ट, मैं समझती हूँ कि ये वाकई इनके साथ चलना मुमकिन ही नहीं है। और ये जो माहौल इन्होंने क्रिएट, जी साकिब साहब, आबिद शेर अली साहब से पूछ लेते हैं। जी आबिद साहब ये बताइएगा सर सवाल ले लें। आबिद शेर अली साहब सर सवाल ले लें। मेरा सवाल सर ये है कि 2011 में सर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज़ में, पंजाब आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी। 2016 में मुस्लिम लीग नून की थी तो नून की गवर्नमेंट बनी। 2021 में PTI की गवर्नमेंट मरकज़ में थी तो आज़ाद कश्मीर में नून की PTI की गवर्नमेंट बनी। और उस वक्त भी PTI भी कह रही थी हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़ा है। और अब नून की गवर्नमेंट मरकज़ में है तो आज़ाद कश्मीर में भी आपकी हुकूमत बनी है। तो ये तो सर एक ट्रेंड है कि जो मरकज़ी हुकूमत होती है वही नून की वही हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर में होती है। देखिए जी, मैं तो पहले बीबी का डाटा कलेक्ट कर दूँ। ये जो सक्कर और हैदराबाद की मोटरवे वो सिंध गवर्नमेंट ने बनानी थी, जो वफाक ने बना कर दी वो बना दी। आप तो वहाँ पे भी सर्विस स्टेशन तक नहीं बना सके। आपने बात करते पंजाब में जाए, लाहौर में एक पानी की बूंद नजर नहीं आएगी। आपके बारिश खुदा ना खास्ता हो जाए तो 20-20 दिन सड़कों से पानी नहीं निकलता। आपकी सड़कों से गुजरते ऐसे है जैसे रेगिस्तान से गुजरे। आप तो खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाए, मैं अल्लाह ताला सिर्फ किसी के बाप से दादा की जगीर थोड़ी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आप ये गलत तासुब देते हैं। आप खुदा के लिए सूबाई तासुब को खत्म करें अपने अंदर से। मैं भी सिंधी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं पख्तून भी हूँ, मैं कश्मीरी भी हूँ, मैं जीबी का भी हूँ, मैं पूरा पाकिस्तानी हूँ। सिंध बाप दादा की किसी की जगीर है। आपने सिंध को क्या समझा होगा, अपनी जगीर समझा होगा। गलत तरीके से आप बात करते हैं कि सिंध ये देता है, सिंध फलान देता है। सिंध आप लोगों ने सिंध को कह दिया पिछले 17 सालों में। आपने कराची को कह दिया। आपने कराची को पीने का पानी तक तो दिया नहीं। आपने कराची के लोगों को नहाने तक का पानी तो दिया नहीं। आप बात करती है खुदा ना करे आप आ जाए तो लोगों की, बेचारों की, गरीबों की जमीनों पे आप पानी छोड़ देते बंद बांध के। ये बात मत करें। आप बात करें कि आपने कश्मीर में क्या दिया। आपको डाटा का पता नहीं है। आप हैदराबाद सक्कर की सड़क तक नहीं बना सकी अपने बजट में से। आप लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके कराची में। जाके कराची के हाल देख ले बेचारे बसों। आबिद शेर अली साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? ज्यादा झूठ बोले तो हो ठीक है। अच्छा सर साहिबा आपकी जानिब आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि आपका तो रेगिस्तान हमें नज़र आता है, कराची में भी इवन जो है वो पीने का पानी नहीं है और ट्रांसपोर्ट का मसला भी वो उठा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इल्ज़ामात वो आप पे लगा रहे हैं। दूसरा MQM भी कुछ ऐसी बातें ही करती है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे खुशी हुई आपने ये सवाल किया। देखिए बात ये, आज पंजाब से अगर फ्री ऑफ द कॉस्ट लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं ना, NICD में आते हैं, SIUTB में आते हैं, जो है हमारे ट्रॉमा सेंटर में आते हैं या ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं,
किडनी, लिवर, लंग, तो वो जो है वो सिंध में ही आते हैं, ठीक है। हमारा तो हेल्थ केयर नेटवर्क पूरे सिंध में है। अच्छा, अभी कहते हैं जी रेगिस्तान, अगर मैं कहूँगी कि आप चोलिस्तान से आज थरपारकर का मुकाबला कर लें, ठीक है, आज तो आपको थरपारकर में हरियाली भी नजर आएगी, आप शहर भी नजर आएंगे। बारिशों के बाद हमने इतना जो है उसको डेवलप कर दिया है। वहाँ की खवातीन जो है वो इंजीनियर्स भी हैं, वो डंपर ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है NED यूनिवर्सिटी भी है, सिंध में खवातीन का पहला कैडेट कॉलेज भी है। इनको नजर नहीं आता। मसला ये है, जो MKM की बात करें, MKM का बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त 2 वफाकी वजीर हैं, दोनों काबीना के मेंबर हैं MKM के, और दोनों एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं। दोनों की आपस में लड़ाई है। एक वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जी 25 साल तक रॉ की फंडिंग लेके कराची को तबाह किया अल्ताफ हुसैन ने, जिसके हिस्सा ये भी थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने भत्ता, कब्जा, कत्ल गारत गरी, ये सारा कुछ है ये अल्ताफ हुसैन ने किया, नौजवानों को बर्बाद कर दिया। अच्छा सैयद खान साहब, ये तो हो गया। एक सवाल का इसी में जवाब दे दीजिएगा, इसी में एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आबद शेर अली साहब ने कहा कि अपोजिशन करें, बैठे अपोजिशन में, आप अपोजिशन में बैठने जा रही हैं? बात ये है, बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी CEC की मीटिंग होगी और हम ये डिसाइड, मैंने बताया चेयरमैन आप मीटिंग में डिसाइड करेंगे। फिर किस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया टिक टिक। देखिए ये जो टिक टिक है ना, इनको सुनाई देगी रातों को सोने पे भी। ये इनका जो है शुरू हो गया है। ठीक है, आबिद शेर अली साहब हमें वापस ज्वाइन कर चुके हैं। सहर साहिबा, आबिद शेर अली साहब देने वाली नहीं है अभी। ठीक है, आबिद शेर अली साहब हमें वापस ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद शेर अली साहब वो ये कह रही हैं कि हमारी अभी मीटिंग होगी, लेकिन जो है वो टिक टिक शुरू हो चुकी हुई है। सर एक सवाल साकिब साहब ने आपसे किया था, सर इस पे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन उस सवाल का भी प्लीज जवाब दीजिएगा। सर वो साकिब साहब ने सवाल ये किया था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं रहती है, तो फिर हुकूमत के पास दूसरी ऑप्शन है क्या? सर मैं तो अपनी बहन शहर को कहूंगा, इनको ख्वाब में भी 10 तारीख तक शेर नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। इनको कश्मीर की हर सड़क पर शेर नजर आएगा। मेरी बहन भड़की हुई है, कश्मीर में हार के गुस्सा चलना चाहिए, इनको गुस्सा चलना चाहिए, इनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देखिए बीच में नहीं बोले, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं, आप तहम्मुल से सुन ले मेरी बात को। तो बात ये है कि मैं तो खुशी होती है कि इनको शेर ख्वाब में नजर आता है और टिक टिक इनकी शुरू हो जाती है। अच्छी बात है, ये लोगों को लॉलीपॉप देना है। तो 10 तारीख को पूंछ का भी सेक्टर का इलेक्शन होगा, वो पूरे डिवीजन का। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत कायम करेगी AJK के अंदर और भरपूर तरीके से कश्मीरियों की खिदमत करेगी। और नारे लगाने वालों को भी लोगों ने देख लिया और खिदमत करने वालों को भी दे दिया। और ये 10 तारीख को आखिरी मार्के का वो इंशाल्लाह फैसला वो कश्मीर की आवाम कर देंगे। सर ये पीपल्स आपने सवाल कौन सा किया? सर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं, हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अगर वो आपके इत्तेहादी नहीं रहते हैं तो फिर आप लोग गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे और आप लोगों के पास ऑल्टरनेट क्या है? देखिए जी, गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह चाहती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी मेहनत के साथ जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह के फजलो करम से वो पाकिस्तान को ट्रैक पे भी ले आए। पाकिस्तान के हरे पासपोर्ट की इज्जत भी बढ़ गई। हमें फख्र है अपने फील्ड मार्शल पर जो कौम के हीरो हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से मुल्क बेहतर तरीके से चल रहा है और चलता भी रहेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी कोई मामला होंगे तो ये बिल्कुल बैठ के ऑपोजिशन करें और इनका राइट भी बनता है ऑपोजिशन करने का। और मैं समझता हूँ कि सेनेट में इसी तरह हमने भी अपनी पूरी सपोर्ट दी हुई है। इसी तरह पीपल्स पार्टी को जो सेनेट के चेयरमैन है मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, इलेक्टेड हैं क्योंकि वो हमारे वोट से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। तो इसलिए तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो काबिल एहतराम है, इलेक्ट होकर आए, चाहे वो सिंध से हैं, पंजाब से हैं, KP से हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी टूल से है। ये ताने देना कोई फार्म फलान का है, कोई फलान फार्म का है, तो बात बड़ी दूर तक चले जाएगी। मैं अगर शुरू हो जाऊंगा फिर सिंध में फलान, ये इलेक्शन अच्छी बात नहीं है।
आप अपनी इलेक्शन की इस्लाहत करें, आप नेशनल असेंबली में बैठिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं सर कामरान साहब, आप बिल लेकर आए, आप रिफॉर्म लेकर आए, आप काम करें, लोगों को बताएं ठीक क्या क्या कर रही हैं। चलें सहर कामरान साहब अभी कुछ कहना चाहती हैं। आबिद साहब जरा उनसे ले लें, को टाइम बड़ा शॉर्ट है। जी सहर साहब, आपने कुछ बात करनी थी। बात यह है कि इस वक्त जो है ना, एक चीज जो हमेशा से नून लीग के अंदर जो ना, एक तो नफरत बोल कभी नहीं गया। इन्होंने एक बात की थी कि जी हम सुबाइयत की बात करते हैं, हम नहीं बात करते सुबाइयत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पार्टी है, कम या ज़्यादा हमारा वजूद तमाम सूबों में है, वफाक में है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में। इनका तो सिंध में कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर ये इसी वजह से है कि इन्होंने हमेशा सिंध की तरफ बुग़्ज़ से देखा है। और मैं कहूँ कि जो एक चीज़ होती है ना गरूर, वो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो गरूर करता है ना, उसका धर्म तख्ता हो जाता है, ठीक है, उसको निकाला मिल जाता है। तो बात यह है कि इनको अपने लहजे पे सोचना पड़ेगा। इनको जहां कहीं इक़्तिदार की हवस आती है, वो इशू को इन्होंने मुतनाज़ा बनाया। कोई नदामत का इज़हार नहीं है कि जी राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, कोई नदामत का इज़हार नहीं है कि वज़ीर दिफा को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए किस हसास इशू के ऊपर क्या कर रहे हैं। मैं तो अभी ये कहूँगी क्योंकि कल 5 अगस्त है, ठीक है, यौम इस्तिसाल कश्मीर। ये नरेंद्र मोदी का जो नापाक अज़ाइम है, हमें अपनी फॉल्ट लाइन्स को इस तरह से नहीं एक्सप्लॉइट करना चाहिए कि उसका जो है फायदा दुश्मन उठाए। और ये कहते हैं कि जी 10 तारीख को इलेक्शन, आप जरा एक जलसा उधर भी जाके करके दिखाएं। बात ये आप लोगों ने जिस तरीके से मिस हैंडल किया है सिचुएशन को, आपने आज जो है एक कब्जा ग्रुप बना के एक खूनी इलेक्शन करा के आपने हर बिल्कुल ठीक है। सहर कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। आबिद शेर अली साहब अभी बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त की कॉल दे रखी है और पेशावर में जलसा भी होगा, एहतजाज भी किए जाएंगे और अगला लाएमल क्या होगा उसका ऐलान भी मुतवक्के है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, क्या करने जा रही है, और अगर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती है, उनके केसेस नहीं लगते हैं, उनकी रिहाई नहीं होती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फ़ाइनल राउंड खेलेगी। इस हवाले से हमने बात करना है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब। शफी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शफी जान साहब पहले तो ये बता दीजिए तैयारियां कैसी हैं, पेशावर में ये जलसा होना है और अभी हम पहले ये बात भी कर रहे थे, राना साहब भी इस पे बात कर रहे थे, मुझे और साकिब साहब को कह रहे थे कि अब अक्सर ये सवाल करते हैं कि अपने ही सूबे में जहां पर आपकी गवर्नमेंट हो वहां पर ही जलसा करके फ़ायदा क्या हासिल हो जाएगा। सबसे पहले हमजा साहब आपका शुक्रिया। जहां तक जलसे की तैयारी की बात है तो तैयारियां तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अभी से कुछ देर बाद सीएम अफरीदी साहब जलसा गाह का विजिट, वहां पे अभी से ही कारकुनान वहां पे मौजूद हैं। कल आप देखेंगे कि लाखों का मजमा होगा खैबर पख्तूनख्वा में, और ये जलसा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का है। इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो गैरतमंद पख्तून है, वो शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ हम पंजाब में रैलीज का कहा गया है, बलूचिस्तान में कहा गया है, कराची में पावर शो होगा। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसा क्यों, तो पहली बात तो ये है कि मैंने तो ऑन एयर कई दफ़ा कहा है, आपके शो में भी शायद कहा हो, हमने तो कराची से को भी ऑफर की थी उनकी हुकूमत को, और लाहौर की हुकूमत को, मतलब पंजाब की गवर्नमेंट को भी ऑफर की थी कि आप हमें NOC दे, मीनार पाकिस्तान की देते हैं, आप मज़ार कायद के देते हैं, दे हम अपना पेशावर का जलसा वहाँ पे ले चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड किस तरह भरा जाता है, लोग कैसे निकाले जाते हैं। जब अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे तो बाग़ जना के मनाज़िर सबको याद होंगे। अब दूसरा सवाल ये है, चले अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में जलसा कर रहे हैं तो फिर पंजाब को चाहिए कि वो भी एक जलसा करे, बगैर किसी सरकारी मशीनरी के, पटवारियों को ना लाएं, सोसांजा को ना लेके आएँ, अपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बगैर कोई अवामी जलसा, अवामी इज्तिमा करके दिखाएं। जिस तरह अफरीदी साहब लोगों में घुल मिलते हैं, इस तरह घुल मिल के वो भी दिखाएं, या फिर सिंध में पीपल्स पार्टी जलसा करके दिखाए। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनके पास लोग नहीं है, लोग तहरीक इंसाफ के साथ है। 90% लोगों का लीडर इमरान खान है। कल 5 अगस्त है, 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। कल आप देखेंगे कि अफरीदी साहब एक नई रूप में आपको नजर आएंगे। हम अपनी मशावरत कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पे हमारे अलायंस के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप भी मौजूद होगी, और कल जो लाएमल दिया जाएगा वो इमरान खान साहब की रिहाई तक जारी रहेगा। और ये फैसला कुन जलसा है और फैसला कुन लाएमल हम कल
अफरीदी साहब अपने खिताब में देंगे। अच्छा शफी जान साहब, क्या मुतवक्के है कि कल से ही मार्च शुरू हो जाए, या आप समझते हैं कि अगस्त का महीना जो है ये आपके फाइनल राउंड का महीना है? देखिए, कल से फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा। सेमीफाइनल जिस तरह अफरीदी साहब इसको कह रहे हैं, और सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं। हमें अपनी जो जीत है कल की वो नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग पुरजोश हैं, जिस तरीके से हमारे मेंबरान असम्बली जो हैं वो अपने हलकों में मौजूद हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। मैं अपने हलके में मौजूद हूँ। अभी रात के इस वक्त भी मैंने 2 जलसों से मजीद खिताब करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, और हमने कल पेशावर निकलना है। इस तरह आप देखेंगे कि हर हलके से, हर शहर से, हर गांव से खैबर पख्तूनख्वा में लोग पेशावर जाएंगे, पेशावर में जलसे में शिरकत करेंगे, आफरीदी साहब को सुनेंगे, दीगर हमारे जो वहाँ की लीडरशिप है उनको सुनेंगे। देखिए, हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मौलाना साहब से जो इस वक्त हमारी मशावरत हो रही है, दीगर मजहबी और मकामी जो जमातें हैं उनसे हम राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि हम अलायंस में आगे बढ़े। हम ये फैसला कर चुके हैं कि अवामी प्रेशर से ही अब बात बनेगी। अब मज़ामत की ही सियासत होगी, सड़कों पे ही हमें आना पड़ेगा। मज़ामत होगी तो मफामत की तरफ हम जा सकते हैं। कल आप लोगों का मजमा देखेंगे, और इसके बाद जो फाइनल लाएअमल दिया जाएगा, इससे दुगने लोग उसमें होंगे, और बहुत सारी पार्टियां भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगी। साकिब साहब। अच्छा शफी जान साहब, सर ये बताइएगा, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की, कल हमारे प्रोग्राम में ही थे शेख वकास अकरम साहब, तो उन्होंने ये कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है या खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है पीटीआई का, वो मौलाना से बात कर रहा है, सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर या मरकज़ी क़यादत नहीं। तो एक तो सर ये बताइएगा कि ये मौलाना साहब का इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर पीटीआई से होगा या होना है, या वो बात कर रहा है? और दूसरा, कल जो आप ऐलान करने जा रहे हैं, उस ऐलान तो एक तो ये सर कोई असेसमेंट बता दीजिएगा कि हम ये समझें कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 माह, 4 माह आपका दौरानिया होगा उसकी फ़ाइनल कॉल का, या कितना दौरानिया हो सकता है? और कल की कॉल पे मौलाना जो कॉल आप देंगे उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी शामिल करने के हवाले से भी सोच रहे हैं आप? पहली बात यह है, कल तहरीक इंसाफ का पावर शो है। कल तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी। कल अफरीदी साहब जो हैं वो खिताब करेंगे। कल का शो तहरीक इंसाफ का शो होगा। और आइंदा का जो तहरीक है, जो लाएअमल है, जो मशावरत हो रही है, तो हम एज अलायंस बढ़ना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है उस तहरीक में हमारे साथ काफ़ी सारे हम ख्याल जमातें होंगी जो ये समझती है कि मौजूदा जो हुकूमत है उससे छुटकारा बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, तो कोई ऐसी बात की मैं तरदीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के चैप्टर नहीं, एज अ पार्टी हम उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। शेख वकास एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, जिम्मेदार बयानात देने चाहिए। बारहा वो इस तरह के बयानात देते हैं जिससे कंफ्यूजन शिकार होती है। हम अलायंस बना रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और इस रिहाई में अगर वो इस किस्म के बयानात देंगे तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। शेख वकास को जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ अपने बयानात देने चाहिए। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, तो मौलाना फजल रहमान के साथ हम एज अ पार्टी मशावरत कर रहे हैं। हमारी गौहर साहब उनसे राब्ते में हैं, असद कैसर साहब राब्ते में हैं। चीज़ें इन रिटन फॉर्म में वो चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि चीज़ें इन रिटन फॉर्म हो। हम चाहते हैं कि अलायंस आगे तक इस पे काम हो और ये आगे तक बढ़े और ये चलता रहे, क्योंकि इमरान खान साहब से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ हमारे लिए नहीं है। उनकी रिहाई से, ऐसे बयानात से उनकी रिहाई की जो तहरीक है वो मुतासिर होती है। मैं बारहा इस बात की तरदीद करता हूँ, और मौलाना साहब से हम बिल्कुल इन फाइनल टचेस में बड़े पॉजिटिव। और जो आपका टाइम पीरियड है सर, कल जो ऐलान करने जा रहे हैं आप, वो टाइम पीरियड 1 माह, 2, 3, 4, 5, 6 माह पर मुहित होगा, इसका आप कुछ टाइम फ्रेम होगा उसका? 24 घंटे से कम टाइम रह गया है साकिब साहब। 24 घंटे का इंतजार कर लें, तमाम तर चीजें आपके सामने होंगी। अच्छा शफी जान साहब, ये शेख वकास अकरम साहब को इल्म नहीं है या वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं? जरा क्लियर कर दीजिएगा, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। नहीं, देखिए, शेख वकास साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, काफी अरसे से इस पोजीशन पे वो विराजमान हैं। अब इस किस्म की बयानात से हमारी तहरीक भी मुतासिर हो सकती है, और हमारी जो एक मशावरत का अमल है मौलाना फजल रहमान साहब से, वो भी मुतासिर हो सकता है। तो मैंने इस तनाजुर में ये बात की है, उनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है। आज एक बहुत बड़ा बयान है कौमी हुकूमत के हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब का। उन्होंने मुतालबा किया है कि कौमी हुकूमत, ये मुतालबा बैरिस्टर गौहर साहब की ज़ात का है या आप बतौर PTI भी इसको मान? ऐसी
तहरीक इंसाफ के सफ़ों के अंदर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हो रही कौमी हुकूमत की। ये उनका ज़ाती ख्याल हो सकता है या ज़ाती मशवरा तो हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस वक्त फ्रेश इलेक्शन की बात कर रही है। आपने असद कैसर साहब का कल का बयान देखा होगा, उन्होंने फ्रेश इलेक्शन की डिमांड की है। बारहा तहरीक इंसाफ के सफ़ों में जो है वो फ्रेश इलेक्शन को तरजीह दी जा रही है कौमी हुकूमत की बजाय। अब बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये कहते थे कि हमने मुल्क डिफॉल्ट से बचा लिया है, लेकिन इन्होंने मुल्क के सिस्टम को डिफॉल्ट से बचाया नहीं बचाया, लेकिन मुल्क के सिस्टम को कोलैप्स कर लिया है। अब फ्रेश इलेक्शन ही इस मुल्क को बचा सकती है और मैंडेट का एहतराम करना होगा। जब तक मैंडेट का एहतराम नहीं होगा तो ऐसी चीज़ें होंगी, कभी सिस्टम कोलैप्स होगा। काफ़ी तजुर्बे हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ, अब मज़ीद तजुर्बों की ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शफी जान साहब, ये जो सूबों की बात हो रही है और जो इंतज़ामी यूनिट्स की, इसके हवाले से एक तो इमरान खान साहब का वो हम क्लिप भी सुन रहे हैं, दूसरा जो केपी गवर्नमेंट है, मुझे याद है कि करारदाद भी मंजूर हुई थी और केपी गवर्नमेंट इस हक में है किस हद तक है? वैसे थोड़ा सा फ्रेश कर दें, वो आपका क्या मौक़िफ़ है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का? ये डिबेट आगे बढ़ेगी, बाद में डिसीजन होना है हतमी तौर पर, लेकिन ओवरऑल एक आपका मौक़िफ़ क्या है इस पे, वो बताइएगा। देखिए, जहाँ तक सूबों की बात है तो एक पॉजिटिव सोच तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर पाई जाती। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे तो वो हर डिवीज़न को सूबा बनाने की बात कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नेंस बेहतर हो सकती है छोटी यूनिट्स में। तो अगर सूबों की बात होती है और ये चीज़ ऑन कार्ड्स है, और ये जो ऑन कार्ड्स है और ये ख्याल जहाँ से आया है वो आप सबको पता है। अब नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी तो खुल के इसकी मुखालफत कर रही है, क्योंकि उनको पता है अगर सिंध तकसीम होगा, जो सिंध में उनका थोड़ा वोट बैंक है, जो हुकूमत उनको मिल जाती है वो भी उनके हाथ से जाएगी। फिर 3000 अरब जो है वो कैसे दुबई ट्रांसफ़र होंगे, ये इल्ज़ाम में नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने लगाया है, तो वो तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नून लीग की बात है, नून लीग इस वक्त बिल्कुल खामोश है, उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है इस बयान के बारे में, शायद वो हालात को देख रहे हैं। दूसरी बात यह कि बिलावल साहब एक साइड पे तो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बनना चाहिए, जुनूबी पंजाब को हम अलग सूबा बनाएंगे, लेकिन सिंध पे वो मरने को तैयार है कि हम मर जाएंगे लेकिन सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। तो ये इस किस्म की मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, एक पॉजिटिव सोच पाई जाती है। हमारी असम्बली से भी हज़ारा सूबे की करारदाद पास हुई है, इसी तरह पंजाब की असम्बली से भी जुनूबी पंजाब की करारदाद पास हुई है। तो इन तमाम तरह चीज़ों को अगर सिचुएशन को देख के हम सामने रखें तो तहरीक इंसाफ इस बारे में काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।